डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये सीरीज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एस के गर्ग की बुक में जो लास्ट में AMIE एग्जाम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जो भी स्टेट ए की जेई की एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि बैराज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कि तो द प्रोविजन ऑफ रेज्ड क्रेस्ट। तो रेज्ड क्रेस्ट होता है, ये वीर के केस में होता है। बैराज में मैक्सिमम स्टोरेज होता है, वो गेट्स के थ्रू होता है। बी में दिया है क्रिएशन ऑफ स्टोरेज रिजर्वोयर ऑन द अपस्ट्रीम साइड। तो ये डैम के केस में होता है कि डैम हम बनाते हैं तो उसके अपस्ट्रीम में एक स्टोरेज रिजर्वोयर है वो बनता है। सी में दिया है कि प्रोविजन ऑफ ए सीरीज ऑफ गेट्स अक्रॉस द रिवर फॉर फ्लो रेगुलेशंस। तो ये करेक्ट है कि हम एक छोटा सा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े गेट्स लगाते हैं और फिर जो वाटर को लेवल को रेज करते हैं वो बैराज होता है। डी में दिया है कि दैट इट इज बिल्ट इन डेल्टा एरिया ओनली। तो डेल्टा एरिया में ना होके ट्रफ स्टेज में बनाए जाते हैं डाइवर्जन हेडवर्क्स। तो सी आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि रेशनल फॉर्मूला है जो फ्लड को एस्टिमेट करने का, उसको हम किससे बड़े कैचमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो रेशनल फॉर्मूला है, इसमें जैसे पी सेंटीमीटर पर आर की रेट से है वो रेनफॉल हो रहा है, तो हम मानते हैं कि इसका कुछ फ्रैक्शन है जो रन ऑफ में कन्वर्ट हो रहा है। मान लिया वो फ्रैक्शन है के, तो केपी सेंटीमीटर पर आर की रेट से यहाँ पे रन ऑफ होगा। अब ये रन ऑफ आ रहा है डेप्थ की फॉर्म में, डेप्थ पर यूनिट एरिया, तो हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम पर यूनिट एरिया आ जाएगा। एरिया है कैचमेंट का ए। अब ये सेंटीमीटर पर आर में होता है, जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो आर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि डिस्चार्ज तो हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए होता है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया आर्स को 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, और ए को हम लेते हैं हेक्टर्स में तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इस यूनिट में हमारे पास डिस्चार्ज आ जाए। पी है ये सेंटीमीटर में होता है, इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारी कन्वर्जन करने के बाद ये आता है हमारे पास फॉर्मूला, इसको बोलते हैं रेशनल फॉर्मूला। और ये बहुत बड़े एरियाज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हमें इसको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना होता है। और अगर 5000 हेक्टेयर से बड़ा एरिया है तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल है नहीं वहाँ पर। क्वेश्चन में ऑप्शन दिए किलोमीटर स्क्वायर में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5000 हेक्टर्स मतलब 5000 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हमें इसको किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁶ से डिवाइड कर दिया, क्योंकि किलोमीटर का स्क्वायर है, तो 10⁻�3⁻²। तो ये यहाँ से आ जाएगा 50 किलोमीटर स्क्वायर सी। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है वो कौन से हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है, 15 से कम है अगर हेड तो लो हेड होता है, 15 टू 60 मीटर के बीच में है तो मीडियम हेड होता है, और अगर हेड 60 मीटर से ज़्यादा है तो हाई हेड स्कीम बोलेंगे। तो मीडियम हेड का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि कोल्ड फ्रंट प्रेसिपिटेशन है, इसमें कौन सा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। तो साइक्लोन अक्कर होता है जब प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर है वो लिफ्ट होती है, और दो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स के बीच में जो बाउंड्री बनाता है वो होता है फ्रंट। अगर एक एयर का मास है वो एक दूसरे मास से ऊपर लिफ्ट होता है तो इससे जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको बोला जाता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। और अगर कोल्ड फ्रंट से ये हो रहा है तो ये बहुत इंटेंस और शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। अगर वार्म फ्रंट से हो रहा है तो ज़्यादा कंटिन्यूस ज़्यादा देर तक रेनफॉल होगा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा इंटेंस एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 45 में दिए है कि हेट्रोग्राफ है ये किसके बीच में प्लॉट है। तो ऐसा ग्राफ होता है ये हेट्रोग्राफ, जिसमें यहाँ पर हमने लिया टाइम और यहाँ पर लिया रेनफॉल इंटेंसिटी। जैसे कि स्टार्टिंग के 0 to 8 आवर्स के बीच में रेनफॉल इंटेंसिटी थी 0.3, तो अगेंस्ट टाइम ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि मास कर्व है जो रेनफॉल ऑफ ए स्टॉर्म वो किस किस का प्लॉट है। तो ये होता है मास कर्व, जिसमें इस एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम और इस एक्सिस पे लेते हैं क्यूमुलेटिव रेनफॉल। तो ये इस तरीके से या तो राइज होता है या फिर हॉरिजॉन्टली होता है। अगर कोई रेनफॉल नहीं हो रहा है तो उस ड्यूरेशन में ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, रेनफॉल हो रहा है तो इस तरीके से इंक्रीजिंग होगा।
और इसका स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है रेनफॉल की इंटेंसिटी को। तो ए में दिया है कि रेनफॉल डेप्थ फॉर वेरियस इक्वल ड्यूरेशंस, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी दिया है रेनफॉल डेप्थ फॉर वेरियस इक्वल ड्यूरेशंस प्लॉटेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सी में दिया है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, तो ये तो हेटरोग्राफ होता है। डी में दिया है एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम इंक्रीजिंग है इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि बेस फ्लो है, ये डिलेड फ्लो जो रिवर को रीच कर रहा है उसको डिनोट करता है। तो ये किससे फॉर्म होता है? तो स्ट्रीम का जो वाटर डी परकोलेट हो गया, नीचे उसने वाटर टेबल को ज्वाइन कर लिया, वो आगे किसी पॉइंट पे जाके वापस से रिवर में आता है, इसको बोलते हैं बेस फ्लो। और ये डी परकोलेट हो गया इसलिए ये इसमें टाइम लैग होता है, ये काफी टाइम के बाद है ये इसका डिस्चार्ज में इफेक्ट दिखता है। इसको ग्राउंड वाटर रन ऑफ या बेस फ्लो बोलते हैं। इंटरफ्लो वो पोर्शन है जो कि स्ट्रीम से नीचे तो पेनिट्रेट कर गया, बट वो डी परकोलेट नहीं किया। वो जो स्ट्रीम की सरफेस है, टॉप बॉटम है उसका, उसके कुछ डिस्टेंस पे इस तरीके से इसके अलोंग है वो मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि कंसोलिडेशन ग्राउटिंग जो होता है उसमें बी होल्स की डेप्थ क्या रखी जाती है? तो जो ग्रेविटी डैम है उसका फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि वो जो हैवी स्ट्रेसेज आएंगे ग्रेविटी डैम के कारण उनको ले पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये पाया गया है कि डैम का जो फेलियर हुआ वो उसके फाउंडेशन के वीक होने के कारण हुआ। तो फाउंडेशन को ट्रीटमेंट देते हैं, और वो ट्रीटमेंट होता है दो स्टेप्स में। फर्स्ट में सरफेस है उसको प्रिपेयर करते हैं, और सेकंड में ग्राउटिंग करते हैं फाउंडेशन की। अब फाउंडेशन की ग्राउटिंग करते हैं, इसके दो टाइप हो सकते हैं। इनमें एक है कंसोलिडेशन ग्राउटिंग, इसमें कि पूरा का पूरा फाउंडेशन है उसको कंसोलिडेट कर देते हैं, शैलो होल्स बनाते हैं जिनको बी होल्स भी बोला जाता है, ये ड्रिल करते हैं, और इनकी डेप्थ रखी जाती है 10 to 15 मीटर। 5 to 20 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। होल्स ड्रिल करने के बाद मिक्सचर लेते हैं सीमेंट और वाटर का, जिसको ग्राउट बोलते हैं, और इसको इंजेक्ट करते हैं होल्स के अंदर। क्वेश्चन में पूछा है कि इन होल्स की डेप्थ कितनी होती है, तो ये होती है 10 to 15 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 में दिए है कि गेल्स जो साइंटिस्ट थे इनके अकॉर्डिंग गाइड बैंक की अपस्ट्रीम लेंथ जो होती है उसका अबटमेंट उसके बिटवीन की जो लेंथ है उनके साथ में रेशियो क्या होगा अगर डिस्चार्ज है वो 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये तो होती है अपस्ट्रीम वाली लेंथ, और ये होती है लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर बिटवीन अबटमेंट्स। ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर 20,000 तक है डिस्चार्ज तो 1.25 एल होगा, और अगर हाइयर डिस्चार्ज है तो 1.5 एल होगा। यहाँ पर पूछा मोर देन 20,000, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि जो रो क्रॉप्स होती हैं जैसे पोटैटो, शुगर बीट, इनके लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सा है सरफेस इरिगेशन का? तो फेरो इरिगेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल रहता है इनके लिए। ये ऐसा होता है फेरो इरिगेशन जिसमें डिचेज बनी हुई है और वाटर है वो इनके अंदर फ्लो कर रहा है। तो क्रॉप्स है वो रो के अंदर लगी हुई है, तो इसी रो के अलोंग एक डिच बना दी जाती है जिसमें से वाटर है वो क्रॉप्स में सप्लाई हो जाएगा। डीप फरोज यूज की जाती हैं रो क्रॉप्स के लिए, और स्मॉल फरोज हैं जिनको कोरुगेशन भी बोलते हैं, ये पर्टिकुलरली यूजफुल होती हैं जब एरिया की टोपोग्राफी है वो कंपेरेटिवली इरेगुलर हो। तो यहाँ पर हो जाएगा डीप फरो एंड कोरुगेशन इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें दिया है कि खोसलास के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए एग्जिट ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड करना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे। फाइन सैंड के लिए 1.6 to 1.7 है, शिंगल्स के लिए 1.4 to 1.5 है। कंबाइंडली देखें तो सिंगल्स के लिए मैक्सिमम है जो कि यहाँ पे 1.4 के केस में हो जाएगा 0.25, और 1.7 के लिए हो जाएगा 0.142। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो कैंसिल हो रहा है, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो रहा है, बट ये दोनों तो इसी रेंज में आ रहे हैं। तो जब तक मेंशन नहीं किया कि किसके लिए पूछा है, मैं कोई एक आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पर आंसर की मैं आंसर ऑप्शन सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि जो इरिगेशन वाटर हम सप्लाई करते हैं वो कितने इंटरवल पे करते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है?
तो ये टाइप ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, सेम प्लेस पे सेम टाइप ऑफ सोइल्स में अलग अलग क्रॉप है तो वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी तो जो इरिगेशन के बीच का इंटरवल है वो भी डिफरेंट होगा। सेम क्रॉप का भी हर एक जगह पे जो क्लाइमेट अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि क्लाइमेट इवोपोरेशन को अफेक्ट करेगा। टाइप ऑफ सॉइल पर भी डिपेंड करेगा। कोई सॉइल ऐसी है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर टाइम इंटरवल होगा इरिगेशन के बीच में वो ज़्यादा होगा। तो डी हो जाएगा, तीनों ही फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ के अगर ड्यूरेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ मैंने लिया है। इट मीन्स 3 घंटे तक बारिश हुई, उस बारिश में जो डेप्थ ऑफ रन ऑफ आया वो 1 सेंटीमीटर आया। अब इस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग में अगर स्ट्रीम का डिस्चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ बनाती हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट हाइड्रोग्राफ को। अब दूसरा मैंने यूनिट हाइड्रोग्राफ लिया जिसमें 6 आवर का यूनिट ड्यूरेशन है। 6 आवर का यूनिट ड्यूरेशन है मतलब 6 आवर में इतना रेनफॉल हुआ कि डेप्थ ऑफ रन ऑफ आया वो 1 सेंटीमीटर आया। अब 3 आवर के बजाय 6 आवर कर दिया इसको, इसका क्या इफेक्ट आएगा कि बारिश ज़्यादा टाइम तक हुई तो रेनफॉल का ड्यूरेशन बढ़ने के कारण ये टाइम बेस भी इंक्रीज होगा। ज़्यादा टाइम तक अगर रेनफॉल हो रहा है तो स्ट्रीम में डिस्चार्ज भी उस ज़्यादा टाइम तक रहेगा उसके कारण। अब पीक है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, जो ये पीक है यहाँ पर ये रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि रन ऑफ तो उतना ही है। पहले 3 आवर में 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ था, अब 6 आवर में 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ है। तो आपको इतना आइडिया लग रहा है कि अब जो रेनफॉल की इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। रेनफॉल की इंटेंसिटी अगर कम है तो पीक डिस्चार्ज भी कम होगा। तो ये जो पीक डिस्चार्ज है ये तो डिक्रीज होता है और टाइम बेस है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज का पूछा है तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि फिश लैडर है ये कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वियर में। तो ये एक डाइवर्जन हेडवर्क का डायग्राम है। ये रिवर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये ऑफ टेकिंग कैनाल है, ये गाइड बैंक्स हैं, ये वियर है और ये डिवाइड वॉल है। इस डिवाइड वॉल के एडजेसेंट यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये फिश लैडर होता है। तो डिवाइड वॉल हो जाएगा ऑप्शन ए। फिश लैडर है ये कुछ एरिया होता है वियर में जहाँ पर बहुत कम वेलोसिटी है उसमें फ्लो हो रहा है ताकि फिशेज जो है वो जिस भी डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहें वो इजीली कर लें, क्योंकि हाई वेलोसिटी अगर हुई तो फिशेज फिर अपस्ट्रीम में ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। तो इसमें इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन दे दिए, ये यहाँ फिर फ्लो होगा वो इसके बीच में होगा ऐसे जिगजैग वे में, तो कम वेलोसिटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि बाकी सारे फैक्टर्स सेम रहते हैं तो ओपन वाटर इवोपोरेशन रेट किसके इंक्रीज होने से इंक्रीज होगी। इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है। इवोपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, अगर सनशाइन हार्स ज़्यादा होंगे तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। एल्टीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, हायर एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने के कारण इवोपोरेशन है वो नॉर्मली हायर होता है। सॉल्ट कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि अगर क्लियर वाटर है तो उस केस में इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर उसमें कोई इम्प्यूरिटीज़ हैं तो इवोपोरेशन कम होगा। अगर 1% हम इंक्रीज करें सैलिनिटी ऑफ वाटर बॉडी में तो 1% डिक्रीज हो जाएगा हमारे इवोपोरेशन जो हो रहा है उसमें। अब यहाँ पर सनशाइन आवर्स भी करेक्ट है और सॉल्ट कंटेंट भी करेक्ट है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि बैराज है उसका एग्जिट ग्रेडियंट किस पर इंडिपेंडेंट है। तो ये फॉर्मूला होता है एग्जिट ग्रेडियंट का खोसलाज थ्योरी के अकॉर्डिंग, एच अपॉन डी 1/पाई लेमडा का रूट। लेमडा इक्वल होता है 1 प्लस एल्फा स्क्वायर का रूट बाई 2 और एल्फा होता है बी बाई डी का रेशियो। डी यहाँ पर डाउनस्ट्रीम पाइल है उसकी डेप्थ है और बी है ये फ्लोर की विड्थ है। तो जो अपस्ट्रीम की कट ऑफ है वो कहीं पर भी नहीं आ रही है इस एग्जिट ग्रेडियंट के फॉर्मूले में, तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि साइफन एक्वेडक्ट है वो कब प्रोवाइड कराते हैं।
तो साइफन एक्वाडक्ट में कैनाल है वो ऊपर से पास होता है, जो ड्रेनेज है वो नीचे से पास होता है। और अगर जो ड्रेनेज है उसका हाई फ्लड लेवल है, वो कैनाल के बॉटम लेवल से नीचे है, तब तो हम डायरेक्टली फ्लो करा देते हैं। बट अगर ड्रेनेज का बॉटम तो कैनाल के बॉटम से नीचे है, बट हाई फ्लड लेवल है, ये कैनाल के बॉटम से ऊपर है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाई फ्लड लेवल है, तो हमें ड्रेनेज का फ्लो करवाना होता है वो साइफोनिक करवाना होता है, और जो स्ट्रक्चर देते हैं वो साइफन एक्वेडक्ट होता है। तो यहाँ पर बी होगा कि कैनाल का बेड लेवल लाई कर रहा है ड्रेनेज के बेड लेवल और एचएफएल हाई फ्लड लेवल के बीच में। तो हम एचएफएल का लेवल रिड्यूस कर देते हैं साइफोनिक एक्शन करा के, और इसको बॉटम से नीचे ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि अपलिफ्ट प्रेशर जो लगता है ग्रेविटी डैम में, उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सी टाइप ऑफ ग्राउटिंग की जाती है। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था एक कंसोलिडेशन ग्राउटिंग होती है, जो कि पूरे के पूरे फाउंडेशन एरिया में करते हैं। एक होता है कर्टेन ग्राउटिंग, जो कि अपस्ट्रीम का जो प्रेशर लगता है उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं, और ये की जाती है हिल साइड में, जैसे कि ये ग्रेविटी डैम है। तो यहाँ पर हाई हेड है, यहाँ पर लो हेड है, इसके कारण इसके फाउंडेशन से भी वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा, और यहाँ पर जो वाटर है उसके कारण अपवर्ड फ्लो लगेगा, जो कि अपलिफ्ट प्रेशर है, जो यहाँ पे पोर्स में वाटर है। तो ये होता है हील, ये होता है टो। तो हमें हील की साइड को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इधर हाई हेड है और इधर से वाटर जा रहा है। तो इसके लिए कर्टेन ग्राउटिंग करते हैं, और इसके लिए कंपेरेटिवली डीप होल बनाए जाते हैं, जिनको ए होल बोला जाता है। कंसोलिडेशन ग्राउटिंग वाले बी होल थे, और हील ऑफ द डैम भी इनको बनाते हैं। स्पेसिंग भी कम रखी जाती है, 1.2 टू 1.5 मीटर रखी जाती है। तो ये फाउंडेशन को इम्परमेबल बनाते हैं, जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसको रिड्यूस करते हैं। तो ए होगा कर्टेन ग्राउटिंग करते हैं नियर द हील टू रिड्यूस अपलिफ्ट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि कैनाल एम्बैंकमेंट की जो सैचुरेशन लाइन है उसको विद इन द टो रखने के लिए क्या स्ट्रक्चर नेसेसरी है। तो ये इधर फुल सप्लाई लेवल है ये कैनाल का, और ये हमने एम्बैंकमेंट बनाया है। अब अगर हम ऐसे बना देते हैं स्ट्रक्चर सिर्फ, तो क्या होगा कि टॉप फ्लो लाइन जो होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, और जहां पर ये एग्जिट करेगी वहां पर कुछ वेलोसिटी होगी सीपेज फ्लो के कारण, और उस वेलोसिटी से क्या होगा कि इरोजन होने लग जाएगा वहां पर, और स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए ये इस तरीके से ना बना के, ये इधर का तो ऐसे ही रहता है, और इधर की साइड में इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल हो जाके फिर इस तरीके से करते हैं। तो अब जो टॉप फ्लो लाइन है वो यहाँ पर जाएगी ग्राउंड सरफेस के अंदर। तो जो इरोजन के कारण पाइपिंग फेलियर होने के चांसेस थे वो कम हो गए, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है काउंटर बर्न। बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि पाइपिंग की जो टर्म है इसको हम डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर्स में परमेबल सॉइल में हम यूज करते हैं, तो ये किससे एसोसिएटेड होती है। पाइपिंग बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, आप अगर विजुअलाइज कर सको तो क्या होता है कि जैसे कि ये कोई स्ट्रक्चर है सॉइल का, अब इधर से सीपेज फ्लो हो रहा है तो ये वाटर बाहर निकलेगा एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, अगर वो वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो यहाँ पर सोइल के पार्टिकल्स हैं, ये उन पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएगा ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण इरोड करके। अब क्या हो गया, मान लिया कि यहाँ इतने एरिया में इसने होल बना लिया, अब क्या होगा, अब एग्जिट ग्रेडियंट और भी बढ़ गया, क्योंकि एग्जिट ग्रेडियंट होता है h/l, अगर सिंपल वे में देखें तो लेंथ कम हुई तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। अब और ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो होगा तो और ज़्यादा क्विकली ये पार्टिकल्स को इरोड करेगा, तो यहाँ से भी ले जाएगा, फिर यहाँ के पार्टिकल्स भी चले जाएंगे, और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। तो इसको पाइपिंग फेलियर भी बोलते हैं और इसको बॉइलिंग भी बोलते हैं। तो सी होगा। क्वेश्चन 61 में दिया है कि अपस्ट्रीम फेस है अर्थन डैम का, वो कौन सी लाइन है। तो ये अपस्ट्रीम फेस है, ये डाउनस्ट्रीम है, और ये फ्लो नेट इस तरीके से बनता है कि ये है टॉप फ्लो लाइन, जिसको फ्रेटिक लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद ये फ्लो लाइन्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं फ्लो की डायरेक्शन को, और ये वाली लाइन्स होती हैं ये इक्विपोटेंशियल लाइन्स होती हैं।
और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है 1, यहाँ पर कोई पॉइंट है 2, तो दोनों के लिए हेड देखें तो सेम होगा। स्टैटिक वाटर है तो वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, हेड है ये। इसके लिए z की वैल्यू है z1, इसके लिए z की वैल्यू है z2, इसके लिए h है h1, इसके लिए h है h2। तो z1 प्लस h1 हेड हो गया फर्स्ट वाले पॉइंट का पूरा, अगर इसको डेटम लेते हैं तो, और z2 प्लस h2 हेड हो गया जब हम 2 वाले के लिए हेड निकालते हैं तो कोई भी इसमें पॉइंट लेते हैं उसके लिए टोटल हेड होगा वो सेम होगा। कहीं पर डेटम हेड ज्यादा है, कहीं पर प्रेशर हेड ज्यादा है, बट टोटल हेड है वो सेम है। तो ये वाली लाइन है, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। तो ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में दी है कि आर्क डैम है उसको कैसे किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आर्क डैम और ग्रेविटी डैम है, ये कंक्रीट के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, और रिवर वैली अगर कहीं पर है तो वहां पर आर्क डैम ज्यादा सुटेबल रहता है। तो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि कोर वॉल किस में प्रोवाइड करते हैं। तो जो अर्थन डैम होता है इस तरीके से, ये अर्थन मटेरियल का सोयल का बना हुआ होता है, तो इसमें सीपेज फ्लो होता है काफी, और उसके कारण लॉसेज होते हैं कि वाटर यहाँ पर हाई हेड पर होने के कारण इसमें से सीपेज कर करके पास होता है। तो इस सीपेज लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए बीच में हम एक ऐसा मटेरियल दे देते हैं जिसकी परमेबिलिटी बहुत ही कम है, फॉर एग्जाम्पल क्ले। तो इसमें बीच में ये जो देते हैं इसको बोला जाता है कोर वॉल, और ये सीपेज लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए इस टाइप का मटेरियल से बनाई जाती है कि उसकी परमेबिलिटी है वो कम हो। तो अर्थन डैम में होता है। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि हाइड्रोग्राफ है, ये किस किस के बीच में रिलेशन है। एक तो टाइम इन आवर्स में लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम लेते हैं, यहाँ पर डिस्चार्ज लेते हैं। डिस्चार्ज जो स्ट्रीम का है वो सरफेस रन ऑफ है, तो सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि ग्रेविटी डैम का सेल्फ वेट है वो कैसे एक्ट करता है। तो ये डैम है, यहाँ पर वाटर स्टोर किया हुआ है, ये इसको ऐसे इधर खिसकाना चाहता है, ओवर टर्निंग कराना चाहता है, और इसका खुद का वेट है वो इस तरीके से डाउनवर्ड एक्ट करके स्टेबिलिटी को फेवर करता है। जो वाटर प्रेशर के फोर्सेज हैं जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं उनको रेजिस्ट करता है। तो ए हो गया। स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग कॉज करता है वाटर प्रेशर। 66 में दिए है कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क में जो लेवल क्रॉसिंग टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क है उसमें कैसे अरेंजमेंट होता है कैनाल और ड्रेनेज का। तो जब कैनाल का बेड लेवल और ड्रेनेज का बेड लेवल सेम लेवल पर है तो उस केस में लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड की जाती है, जहां पर इस तरीके से ये ड्रेनेज जा रहा है, ये कैनाल जा रहा है। ड्रेनेज में यहाँ पे एक वियर बनाया जाता है। इसका पर्पज ये है कि जब ड्रेन में वाटर नहीं है, ड्राई सीजन है, तो उस केस में जो कैनाल का वाटर है वो ड्रेन में ना फ्लो हो, और कैनाल में जो डिस्चार्ज जा रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए ये यहाँ पर एक रेगुलेटर दिया गया है, और ड्रेनेज पर भी यहाँ पर एक डाउनस्ट्रीम में रेगुलेटर दिया गया है, ताकि हम जो फ्लो कैनाल में कराना है और ड्रेनेज में कराना है उनको कंट्रोल कर सकें। अब ऑप्शन ए में दिया कैनाल फ्लोज अंडर ए स्पेसिफाइड लेवल अबव द ड्रेन, गलत है, सेम लेवल पे है दोनों। कैनाल फ्लोज अंडर प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर में फ्लो हो रहे हैं सारे, कोई अंडर प्रेशर फ्लो नहीं हो रहा है। सी में दिया कैनाल हैज ए फ्री फ्लो। फ्री फ्लो वो है जब डाउनस्ट्रीम की कंडीशंस है वो अनअफेक्टेड हो। तो यहाँ पर ड्रेनेज और कैनाल है वो एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी कंडीशन डाउनस्ट्रीम की, तो डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में दिए है कि इवापोरेशन है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है। तो टेम्परेचर लो होगा तो इवापोरेशन कम होगा, रेनिंग होगी तो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो इवापोरेशन कम होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, नाइट में इवापोरेशन कम होगा क्योंकि सनशाइन नहीं है, टेम्परेचर कम है, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिए है कि बाकी सारी कंडीशन सेम है, तो रन ऑफ है वो मैक्सिमम कौन से टाइप ऑफ सोइल पे होगा एक सेम प्रेसिपिटेशन के लिए। तो जब इनफिल्ट्रेशन लॉसेस कम होंगे तो रन ऑफ ज्यादा होगा, और अगर रॉकी एरिया है तो परमेबिलिटी कम होने के कारण इनफिल्ट्रेशन भी कम होगा, तो बी होगा यहाँ पर आंसर। सैंडी स्ट्रेटा है तो सैंड की तो परमेबिलिटी ज्यादा होती है। एलुवियल ट्रैक्स आफ्टर ड्राई स्पेल, तो ड्राई स्पेल के बाद तो और भी ज्यादा होता है जो इनफिल्ट्रेशन होता है वो।
क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि वाटर लॉगिंग को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो टाइल ड्रेनेज प्रोवाइड करवा के वाटर लॉगिंग को एलिमिनेट किया जा सकता है। टाइल ड्रेनेज है, ये एक एग्रीकल्चर ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें ग्राउंड सरफेस के नीचे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, जो वाटर टेबल का राइज हो गया है, उस वाटर को ड्रेन आउट कर दिया जाता है। तो डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कि लेसिस थ्योरी है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि लेसिस थ्योरी है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो ये एलुवियल कैनल्स जो होते हैं उनके लिए लेसी और कैनेडी की थ्योरी डिजाइन की गई है। तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि लिफ्ट इरिगेशन है, इसमें फ्लो कैसे होता है। तो लिफ्ट इरिगेशन का वो मेथड है जिसमें हम ग्रेविटी से वाटर को ट्रांसपोर्ट ना करके कुछ एक्सटर्नल एनर्जी यूज करते हैं। और हमें एक्सटर्नल एनर्जी क्यों यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ को वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके आते हैं, जैसे कि वेल इरिगेशन हो गया। तो यहाँ पर हम ग्रेविटी से फ्लो करवा नहीं सकते, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करना होता है। और नाम से भी पता चल रहा है लिफ्ट करना है, तो बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि क्रिटिकल रेशियो जो है वो किसके डिजाइन में यूज करते हैं। तो कैनेडी की जो थ्योरी थी एलुवियल कैनाल्स को डिजाइन करने की, उसमें पहले तो क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन किया गया कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी होती है v0 इज इक्वल टू 0.55 डी रेज टू पावर 0.64। डी यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो है। उसके बाद पता चला कि ये सिर्फ उन्हीं एलुवियल कैनाल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके लिए इनिशियली डिजाइन किया गया था। अगर डिफरेंट टाइप का कोई सॉइल है कहीं पर, तो ये हम वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक नई टर्म दी गई क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जिसको m से रिप्रेजेंट किया गया। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ कोई सॉइल है तो उसके लिए ये इक्वेशन दी गई, फिर यहाँ पर ये m को इंट्रोड्यूस किया गया। m है ये सिल्ट ग्रेड, मतलब सिल्ट का जो साइज है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमारे पास m आ जाएगा v अपॉन वी नोट, और ये v और v नोट का रेशियो है, इसलिए इसको क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो बोला जाता है। तो ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है कि बेस फ्लो सेपरेशन है, इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो जब हम हाइड्रोग्राफ का एनालिसिस करते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव करते हैं, तो बेस फ्लो को सेपरेट करते हैं, और यूनिट हाइड्रोग्राफ ये सब स्ट्रीम फ्लो के लिए होते हैं। तो डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में दिए है कि हाइड्रोग्राफ का टाइम बेस है, वो किसको चेंज करने से, इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से इंक्रीज होगा। फर्स्ट में दिया इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म। तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है तब तो टाइम बेस डिक्रीज होता है, क्योंकि मोस्टली इंटेंसिटी ज्यादा है तो ड्यूरेशन कम होता है रेनफॉल का, और कम ड्यूरेशन का रेनफॉल होगा तो उसका रिवर में जो इफेक्ट आ रहा है वो भी जल्दी फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है डिक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म का ड्यूरेशन अगर डिक्रीज करते हैं तो कम टाइम के लिए रेनफॉल हो रहा है, तो कम ड्यूरेशन में ही स्ट्रीम का उसके कारण डिस्चार्ज दिखेगा, तो ये भी गलत हो गया। सी में दिया इंक्रीज इन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वो टाइम है जब पूरा का पूरा एरिया है वो कंट्रीब्यूट करने लग जाता है डिस्चार्ज में। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। कैचमेंट एरिया अगर बहुत बड़ा होगा, इस तरीके से यहाँ पर जो फारदेस्ट पॉइंट्स हैं, तो फिर इसके कारण डिस्चार्ज, जो पीक डिस्चार्ज आएगा वो भी बहुत टाइम बाद आएगा, और जो रिवर में डिस्चार्ज में इफेक्ट जो स्टॉर्म का दिख रहा है वो भी ज्यादा टाइम तक दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर फारदेस्ट पॉइंट पे जो वाटर है इसको यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। तो रेनफॉल स्टार्ट होने के बाद में इसको यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो पीक तक पहुंचने का टाइम है। उसके बाद क्या होगा, रेनफॉल रुकने के बाद भी काफी टाइम तक इस वाले एरिया से डिस्चार्ज आता रहेगा स्ट्रीम में, तो ज्यादा टाइम तक रिवर में डिस्चार्ज होगा इस रेनफॉल के कारण। तो सी करेक्ट हो गया। डी में दिया है डिक्रीज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म की कोई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी नहीं होती है, सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है। सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि थीसन पॉलीगन है, ये किसके लिए यूज करते हैं। तो ये तो पढ़ा होगा आपने, ऐसे एरिया है उसको हम थीसन पॉलीगन्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पॉलीगन के अंदर एक रेनफॉल आ रहा है, तो हम ये मानते हैं कि ये सारा का सारा एरिया है वो ये जो रेनगेज है वो डिनोट कर रहा है। इस सारे एरिया का रेनफॉल हो जाएगा जो यहाँ पर इसके अंदर जो रेनगेज आ रहा है।
तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, कोई लार्ज एरिया है उसमें कुछ नंबर ऑफ रेन गेजेस हैं, तो उसका फिर हम एवरेज वो रेनफॉल है वो निकाल लेते हैं। तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि रवि नहीं है, तो ये रबी क्रॉप्स है, तो ये कब इनकी शोविंग की जाती है और कब हार्वेस्टिंग होती है। तो रबी में आता है वीट। वीट को विंटर्स में बोते हैं, दिवाली के आसपास अक्टूबर में, और होली के पास मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। इनिशियली इरिगेशन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे इरिगेट करने के लिए लैंड को, तो फार्मर्स क्या करते थे, 2 या 3 टाइप की क्रॉप्स मिक्स करके सारी की सारी बो देते थे साथ में, कि अगर रेनफॉल नहीं होगा तो ये वाली क्रॉप कम रेनफॉल में भी अच्छा यील्ड दे देती है, तो ये हो जाएगी। अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो ये ऐसी क्रॉप है कुछ एक जिसको ज़्यादा रेनफॉल रिक्वायर्ड है। कोई ऐसी क्रॉप है जिसको कि हॉट क्लाइमेट चाहिए, तो वो उसके अंदर बो दी, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी कि कैसा भी वेदर हो, बारिश कम हो, ज़्यादा हो, एटलीस्ट कुछ तो यील्ड होगा। तो डी होगा यहाँ पर ग्रोइंग ऑफ 2 और 1 मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड ड्यूरिंग द सेम क्रॉप सीजन। एक ही क्रॉप सीजन में एक ही फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं वो बो देते हैं, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि अर्थ डैम है, उसके अप स्ट्रीम स्लोप के लिए मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन क्या है। तो ये होती है सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन। क्या होता है कि ये अर्थ डैम है, अब यहाँ पर ये वाटर प्रेजेंट है, तो ये वाटर इस स्लोप को स्टेबलाइज करने में काम कर रहा है, या इसको पुश कर रहा है कि ये स्लोप फेल होकर नीचे ना गिर जाए। दूसरा, इसमें अगर ये वाटर प्रेजेंट है तो इसके कारण सैचुरेटेड होगी सॉइल, तो सैचुरेटेड सॉइल होती है उसकी शियर स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा, पोर वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब एक तो इसमें ड्रॉ डाउन कर दिया है कि ये सारा का सारा वाटर हमने रिमूव कर दिया है, यहाँ पर वाटर लेवल नीचे चला गया है। एक तो वाटर जो स्टेबलाइज कर रहा था स्लोप को, सपोर्ट कर रहा था, वो फोर्स अब नहीं मिल रहा, और दूसरा सडन ड्रॉ डाउन से क्या हुआ कि एकदम से वाटर लेवल नीचे गया है, तो जो सैचुरेटेड सॉइल थी उसको टाइम नहीं मिला अपना पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज करने का, जो पोर वाटर है उसको लॉस करने का, क्योंकि अगर स्लोली जाता तो धीरे धीरे सोइल का जो वाटर कंटेंट है वो भी कम होता और कॉन्सिक्वेंटली उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती। तो ड्रॉ डाउन तो है ही क्रिटिकल, सडन होने के कारण ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि सॉइल सैचुरेटेड है और वाटर भी नहीं प्रेजेंट है वहाँ पर। ये आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, यूकेपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 79 में दिए है कि सीपेज है, इसके कारण अर्थ का जो डैम है जो प्रवेश फाउंडेशन में बना हुआ है उसका पाइपिंग के कारण फेलियर होने के चांसेस हैं। तो पाइपिंग फेलियर हमेशा कनेक्टेड होता है एग्जिट ग्रेडियंट से। क्या होता है कि ये जैसे कोई अर्थन डैम है, इधर इस तरीके से इस डायरेक्शन में सीफेज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये वाटर बाहर निकलेगा सोइल में से, तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी डिपेंड करती है एग्जिट ग्रेडियंट पे। अगर एग्जिट ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो ये वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सीपेज फ्लो के लिए वेलोसिटी होती है के आई, तो आई ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये पार्टिकल्स जो यहाँ पर सोइल के है, ये वाटर के पार्टिकल इसको इरोड करके साथ में ले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर एक होल जैसा बन गया, अब ये लेंथ और कम हो गई, तो ये प्रोग्रेस करता रहता है इधर अपस्ट्रीम में और स्ट्रक्चर फेल हो जाता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है कि एक एलुवियल प्लेन है जिसका डोमिनेट डिस्चार्ज है 1600 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ब्रिज का वाटर वे क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है ये क्वेश्चन, कि इसके आंसर की में जो आंसर दिया है वो दिया है 250 मीटर, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बुक में दिया हुआ है, वो ये दिया है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 4.75 क्यू का रूट, और क्यों यहाँ पर इसने लिया है मैक्सिमम डिस्चार्ज या पीक डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं। तो डोमिनेट डिस्चार्ज को इसने 16/9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके पीक डिस्चार्ज निकाला है और उसको यहाँ पर इक्वेशन में लिखा है। लेकिन ये एस के गर्ग की बुक में ही यहाँ पर मैंने ये ऐड किया है कि जहाँ पर लीनियर वाटर वे ऑफ ब्रिज निकाला है उसमें उसने ये इक्वेशन यूज की हुई है,
और यहाँ पर लिखा है कि क्यू है वो डोमिनेंट डिस्चार्ज है। तो इससे आप निकालोगे तो फिर आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, और मुझे ये ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है। आई डोंट नो उन्होंने ये करेक्शन करके ये यहाँ पर ये फैक्टर क्यों कंसिडर किया है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।